आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, एक अंतराल के बाद हम लोग एक और लेखक पर एकाग्र लेकर उपस्थित हुए। हम सभी की प्रिय रचनाकार ममता कालिया जी पर। कल ही उनका जन्मदिन रहा और अलग-अलग पीढ़ियों के लेखकों ने उन्हें बड़े ही आदर, बड़े ही प्यार के साथ याद किया। एक ऐसा लेखक जो अपने लेखन में कइयों की खबर लेता रहता है, वह अपने आचरण, अपने व्यवहार, अ, अपनी संगत में किस तरह से कुछ ऐसे चुंबकीय तत्व समोए हुए हैं कि पीढ़ियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। ममता कालिया जी अ, एक ऐसा ही उदाहरण है हमारे बीच। 80 पार की एक युवा मन से लबरेज रचनाकार ममता कालिया जी कई यादगार उपन्यासों, कहानियों को अ, हम सभी के बीच रखती हुई ममता कालिया जी कथेतर गद्य हो, संपादन हो, अनुवाद कार्य हो, इन सब में उनकी मेहनत, उनकी दृष्टि, उनकी लगन, उनकी लय हमें दिखाई पड़ती है। मित्रों, आज की इस कड़ी के लिए हमने अ, लेखक, संपादक अखिलेश जी से अनुरोध किया था कि वे आएं और इस एकाग्र का शुभारंभ करें। अखिलेश जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम उनके आभारी हैं और मित्रों, आज ममता कालिया जी के रचना संसार पर, उनकी कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर हम लोग अधिक से अधिक अखिलेश जी को सुनेंगे। अखिलेश जी अ, लंबे समय से और लंबे समय तक अ, ममता कालिया जी के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी उसी शिद्दत के साथ। रविंद्र कालिया जी पर जो उन्होंने लिखा, उसमें किस तरह से ममता कालिया जी के चित्रण होते हैं क्रमशः। मैं उनकी अखिलेश जी की पुस्तक अक्स की बात कर रहा हूं, इससे भी हम लोग परिचित हैं। कई कृतियां ममता कालिया जी की तद्भव में ही किस्तवार प्रकाशित हुई, तो उसके पीछे की जो अंतर कथा है, आज हम लोग उससे भी परिचित होंगे। स्वयं अखिलेश अपने विद्यार्थी जीवन से ही कैसे इस अ, लेखक परिवार से जुड़ते हैं और एक अभिन्न सदस्य बन जाते हैं, इस पर भी वे हमें अ, बतलाएंगे। कई जगहों पे उन्होंने चर्चा की है, लिखा है, मगर फिर भी कई ऐसी बातें होती हैं जो औचक ढंग से भी निकल आती हैं और बड़े काम की होती हैं। मित्रों, उन्हें बुलाने से पूर्व एक अपने ही ढंग के अनूठे लेखक उपेंद्र नाथ अष्ट जी का एक लंबा पत्र मैं यहाँ पर उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ। उसका छोटा-सा हिस्सा, अंतिम हिस्सा पढ़ता हूँ। उसमें वे ममता कालिया जी के पहले उपन्यास बेघर पर कई कोणों से लिखते हैं। उसकी सीमाओं की चर्चा करते हैं, शिकायतों की भी बातें खुलती हैं कि तुमने इसे मुझे पहले क्यों नहीं पढ़ाया। इलाहाबाद की चर्चा होती है, उसकी मिट्टी में जिस तरह से कई जो जटिलताएँ हैं संबंधों को लेकर और एक खुलापन भी है, गाली-गलौज, उन सब की बात बड़े ही बिंदास ढंग से उपेंद्र नाथ अष्ट अपने इस पत्र में करते हैं। यह पत्र अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है और जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो एक ममता कालिया जी के रचना संसार पर किताब प्रकाशित की है, उसमें भी यह पत्र संकलित है। उसका एक छोटा-सा हिस्सा पढ़ता हूँ। पहली कड़ी में हम ममता कालिया जी के पहले उपन्यास बेघर पर एक बड़े कदावर लेखक उपेंद्र नाथ अष्ट की राय की एक छोटी-सी वानगी लेते चलते हैं। पढ़ता हूँ। वे इस अंतिम हिस्से में लिखते हैं, काफ़ी कुछ कहने के बाद, कई चीज़ें
पंजाबी शब्दों की गड़बड़ियां और ऐसी कई चीजें भी कहते चलते हैं। इतनी जगह, इतना स्पेस अश्क लेते हैं और किसी भी लेखक को लेना ही चाहिए। और फिर वे लिखते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क, कि यह सब लिखने के बाद मैं फिर कहना चाहूंगा कि तुमने केकी और रमी के चरित्र चित्रण में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है और उन पात्रों के चित्रण के लिए जितनी भी प्रशंसा तुम्हें दी जाए कम है। वे पात्र मन में कहीं बहुत गहरे अंकित हो जाते हैं और उन्हें भुला देना कठिन है और अपनी इस उपलब्धि पर तुम उचित ही गर्व भी कर सकती हो। उपन्यास के इन पात्रों का सफल चरित्र चित्रण तुम्हारे उपन्यासकार की संभावनाओं को उजागर कर जाता है। ये मार्च 1971 में लिखा हुआ पत्र है और वे कहीं संभवतः दक्षिण की यात्रा कर रहे थे और उस दिन तो नहीं लेकिन अगले दिन वे इस उपन्यास को जो अपने साथ लेकर गए थे खोलते हैं और पढ़ते हैं और फिर वहां पहुंचकर यह पत्र लिखते हैं। विस्तार से पत्र है जिसकी चर्चा हमने की, आप इस पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, एक बात तो यह हुई उनके पहले उपन्यास की छोटी सी एक पर जो प्रतिक्रिया है वह, और ममता कालिया जी शुरुआत में कविताएं लिखती हैं और वह यह प्रसंग कई लोग जानते हैं कि रविंद्र कालिया जी जब उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि कविता वविता ही लिखती हो, और फिर एक अलग यात्रा साथ साथ चलती है और क्रमशः वे कैसे कथा की दुनिया में अपनी एक एक दृढ़ और अपनी एक खास जगह बनाती हैं अपने मुहावरे के साथ, हम उसे भी जानते हैं। कई ऐसे चर्चित कवि हैं जो उनकी कविताओं को भी पसंद करते रहे हैं। कल ही अरुण कमल जी से बात हो रही थी तो वे भी किसी अंक में आएंगे और उनकी कविताओं पर बात करेंगे। एक छोटी सी कविता ममता कालिया जी की यहाँ पर रख रहा हूं, एक ऐसे ही एक फ्लेवर देने की कोशिश में ये दोनों चीजें कट टू कट। तो मैं एक छोटी सी कविता है ममता कालिया जी की, उसको रखते हुए फिर हम लोग सीधे अखिलेश जी के पास चलेंगे। पाव भर कद्दू से बना लेती है रायता, यह उस कविता का उन्वान है। पाव भर कद्दू से बना लेती है रायता, एक नदी की तरह सीख गई है घरेलू औरत, दोनों हाथों में बर्तन थाम चौके से बैठक तक लपकना जरा भी लड़खड़ाए। एक सांस में वह चढ़ जाती है सीढ़ियां, एक सांस में वह चढ़ जाती है सीढ़ियां और घुस जाती है लोकल में, धक्का मुक्की की परवाह किए बिना। राशन की कतार उसे कभी लंबी नहीं लगी, रिक्शा न मिले तो दोनों हाथों में झोले लटका वह पहुंच जाती है अपने घर। एक भी बार पसीना पोंछे बिना। और अंतिम हिस्सा, एक कटोरी दही से एक कटोरी दही से तीन तीन कटोरी रायता बना लेती है खाटी घरेलू औरत, पाव भर कद्दू में घर भर को खिला लेती है जरा भी घबराए। तो इस कविता पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि काफी समय हो गया और हमें अपने अतिथि वक्ता को सुनना है। मित्रों, एक नामगी देते हुए हम ममता कालिया जी पर यह एकाग्र आरंभ करते हैं और इसकी पहली ही कड़ी में हम उनके बेहद प्रिय रचनाकार अखिलेश जी को सुनते हैं। हम सभी के प्रिय रचनाकार अखिलेश जी, हार्दिक स्वागत। शुक्रिया अर्पण जी, आपने इस ममता जी पर जो एकाग्र शुरू किया उसकी पहली कड़ी में
बोलने का अवसर मुझे मिला। और साथ ही मैं कल ममता जी का जन्मदिन था, पूरे देश भर से उनको बधाइयाँ मिली और साथ ही मैंने भी कल उनको मुबारकबाद दी थी जन्मदिन की। लेकिन एक दिन बाद सही आप सब लोग, हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, देख सुन रहे हैं, सबकी तरफ से एक दिन देर से ही सही ममता जी को फिर से उनके जन्मदिन की बधाई। और अभी संयोग है कि इसी नवंबर में रविंद्र कालिया जी का भी जन्मदिन पड़ता है। और यह भी संयोग है कि उनके जन्मदिन से 2-3 दिन पहले अभी 28 अक्टूबर को उनसे मेरी दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। और ये एक बार की बात नहीं है, बार बार उनसे मिलना हुआ मेरा, और मिलता ही रहता हूँ, फ़ोन पर बात भी होती है। और जो चीज़ मैंने लगभग 35 साल की संगत में उनके भीतर पाई, वो ये है उनके व्यक्तित्व की, उनके लेखन की जो सबसे बड़ी मुझे विशेषता लगती है कि वो प्रतिदिन जो है वो ये लगातार जिसे कहें कि वो पुनर्नवा होती रहती है। ये सुनने में, कहने में एक सरल उक्ति लग सकती है कि कोई व्यक्ति पुनर्नवा लगातार हो रहा है, लेकिन अगर इसे व्यवहार में उतारें तो ये एक बहुत कठिन साधना है जिसे ममता जी ने साधा। और न केवल अपने व्यक्तित्व में, आप उनसे जितनी बार मिलेंगे हर बार आपको लगेगा कि और अधिक ममता, और अधिक लगाव, और अधिक आत्मीयता, ऊर्जा से भरी हुई वो आपको मिलेंगी। यह और भी लोगों में हो सकता है, लेकिन उनके लेखन में भी अगर आप देखें जो कि लगातार एक पुनर्नवा होते रहना, वक्त के साथ साथ अपने को बदलते रहना, ये आपको दिखाई पड़ेगा। और ये पुनर्नवा ऐसा नहीं होना है कि अपनी जो अच्छी सिद्धियां हैं उनको नष्ट करके एकदम नया बन जाना। आप ममता जी के लेखन से अगर गुजरेंगे, पुराने पहले के लेखन से लेकर के आज तक के लेखन पर अगर आप निगाह डालेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपनी जो रचनात्मकता की जो बेहतरीन सिद्धियां उनके पास थीं, उसको बचाए रखते हुए और नई सिद्धियों को उसमें प्रवेश देते हुए उन्होंने अपना रचना संसार लगातार बदलती रही जो है वो। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा, हालांकि ममता जी इतनी प्रख्यात हैं, इतनी लोकप्रिय हैं कि आप सब लोग उनकी कृतियों से अवगत हैं, फिर भी बातचीत का सिलसिला शुरू करने के पहले उनके बारे में एक बहुत संक्षिप्त परिचय देने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता है। उनके जैसे उपन्यासों के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बेघर उनका पहला उपन्यास है, और इसके अलावा नरक दर नरक उनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हुआ। दौड़, जिसने जो तद्भव में ही दूसरे अंक में छपा था, पहला अंक तो श्री लाल शुक्ल पर केंद्रित था और दूसरे अंक में तद्भव प्रकाशित करने का सौभाग्य तद्भव को मिला था। और मैं बताना चाहूँगा, जो नए पाठक आ गए होंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो उपन्यास छपते ही, प्रकाशित होते ही हिंदी में मेरे ख्याल से वो 1 महीने के भीतर इतना पढ़ा गया, इतनी प्रतिक्रियाएं मिली मुझे भी और ममता जी को भी ज़्यादा मिली होंगी, और फिर पाठ्यक्रम में लगा, और मुझे लगता है कि उसके पता नहीं कितने संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं जो है वो। ये उसकी लोकप्रियता का एक सबूत है। इसके अलावा उन्होंने दुखम सुखम लिखा, कल्चर वल्चर लिखा, और भी कई कुछ उपन्यास, छोटे उपन्यास लिखे उन्होंने। कुछ ऐसी भी चीज़ें जैसे एक पत्नी के नोट्स, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है कि ये पहले शायद एक लंबी कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था, फिर उपन्यास भी बन करके आया वो, और प्रेम कहानी उनका एक उपन्यास था। इसके अलावा बहुत सारे कहानी संग्रह उनके हैं, और संपादन किया उन्होंने हिंदी पत्रिका का, कई पुस्तक हिंदी नाम से जो अंग्रेजी में निकलती थी, हिंदी लिटरेचर को प्रकाशित करती थी वो अंग्रेजी में, उसका संपादन उन्होंने किया, कई पुस्तकों का संपादन किया। और ख़ास तौर पर
कथेतर गद्य की उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें रवि कथा, कितने शहरों में कितनी बार, और जीते जी इलाहाबाद, ये और इसके अलावा हाँ, ये 3 पुस्तकें जहाँ तक मुझे याद आ रही हैं, ये 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, अंग्रेजी में कविताएं लिखी। तो उनके अवदान का एक विपुल परिसर हिंदी साहित्य में विस्तृत है, जिसमें न केवल संख्या के हिसाब से बल्कि गुणवत्ता के हिसाब से भी उसमें एक विपुल संपदा समाई हुई है। ममता जी से मेरा परिचय मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कोई एकदम लगभग 35, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 35 साल पुराना परिचय ये हो चुका है। और 35 साल पहले मैं शायद बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, और तब पहली बार ममता जी से मेरी मुलाकात हुई थी। और फिर जाहिर है कि कालिया जी से भी मुलाकात हुई थी। फिर तो वो घर मेरे इलाहाबाद में जब तक रहा, मेरे घर जैसा वो बना। ममता जी, कालिया जी, सबका बड़ा स्नेह मिला, और उनके दोनों बच्चे वह भी मेरे छोटे भाई की तरह ही रहे, छोटे भाइयों की तरह रहे, और बड़ा अच्छा बहुत कुछ जिंदा दिली ममता जी के भी व्यक्तित्व में थी और कालिया जी के भी व्यक्तित्व में थी। एक जिंदा दिल पाठशाला थी ममता जी का घर। और जाहिर है कि ज़्यादा समय मेरा जो उनका पुराना घर था 370 रानी मंडी, उसमें ज़्यादा मैं आया गया। हालांकि बाद में वो महदौरी कॉलोनी चली गई, वहाँ भी। और उसके बाद जहाँ जहाँ वो रही, कलकत्ते में तो एक ही बार गया, लेकिन दिल्ली फिर आ गए वो लोग, तो वो सिलसिला फिर बना रहा और आज तक अद्यतन वो बना हुआ है। और उनके लिखने, अब मैं उनके साहित्य पर और बीच बीच में कुछ व्यक्तिगत संस्मरणों जैसी भी बातें मैं आप लोगों के सामने करता रहूँगा। उनके साहित्य को अगर आप देखें तो ये छठे दशक का साहित्य जिसे कहते हैं, छठे दशक की कहानी जिसे बोलते हैं, 60उत्तरी पीढ़ी, उस दौर की एक प्रतिनिधि लेखिका ममता जी हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर इसे इस मंच से भी दोहराना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य में त्रिमूर्ति बनाने का एक चलन शुरू से ही रहा। जैसे छायावाद में बना, त्रिमूर्ति बनी प्रसाद पंत निराला, और नई कहानी आंदोलन में त्रिमूर्ति बनी राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। ऐसे 60उत्तरी पीढ़ी में एक त्रिमूर्ति बनी ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। काशीनाथ जी भी थे, उनका भी, लेकिन वो एक भिन्न तरह के कथाकार थे। तो जब उस दौर के जो एक प्रतिनिधि जो विशेषता थी हिंदी कहानी की, जब उसका जिक्र होता है तो उसमें दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन और रविंद्र कालिया, इन तीनों एक त्रिमूर्ति बनाई गई हिंदी साहित्य में। मैं एक सवाल भी उठाना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इन त्रिमूर्तियों से, चाहे वह छायावाद की त्रिमूर्ति हो या एक नई कहानी आंदोलन की त्रिमूर्ति हो या 60उत्तरी पीढ़ी की कहानी की त्रिमूर्ति हो, उसमें से हमेशा उनसे कम महत्वपूर्ण लिखने वाली एक नहीं रही ये जिनका मैं जिक्र करूंगा। ये एक स्त्री रचनाकार को उसके हक से वंचित किया गया। जैसे मुझे लगता है कि छायावाद को अगर लें, और आज वो सारे लोग स्वीकार करते हैं कि महादेवी वर्मा का अवदान कोई कमतर नहीं था। ऐसे जब बात करेंगे नई कहानी की, तो मुझे लगता है कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश के बरक्स मन्नू भंडारी का अवदान कोई कमतर नहीं था। इसी तरह 60उत्तरी पीढ़ी की जब आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो उसकी त्रिमूर्ति थी, उनसे कोई कमतर अवदान ममता कालिया का नहीं था, या उनसे कमतर प्रतिभा ममता जी नहीं ठहरी। और तब
जबकि उसमें दिलचस्पी ये भी आपको मिलेगा कि वो सारे लोग बहुत दिनों तक, लगभग एक अरसे तक केवल कहानियां लिखते रहे। और ममता जी ने उपन्यास भी, नरक दर नरक और बेघर जैसे उपन्यास इन लोगों से लगभग पहले ही लिख डाले थे। कविताएं लिखती थी, अंग्रेजी में पहले भी कविताएं लिखती थी, हिंदी में भी कविताएं लिखी। तो एक ऐसा बहुमुखी क्षमता की रचनाकार को मुझे लगता है कि उसको उसके शुरुआती दौर में उसका ध्येय उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो लगातार पुनर्नवा होती रहती हैं। उन्होंने, आज स्थिति यह है कि मुझे लगता है कि जो हिंदी के पूरे देश में जो रचनाकारों का जो परिवार है, उसमें ममता जी लगभग शिखर पर जो कुछ लोग होंगे उसमें ममता जी शामिल हैं। और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कई कार्यक्रमों में, समारोहों में मैंने देखा कि उनको देखते ही तमाम सारे लोगों की भीड़ उनके आसपास फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, उनका हस्ताक्षर लेने के लिए। और उसमें केवल लिखने वाले ही नहीं होते हैं, ऐसा नहीं, ज्यादातर ये होता है कि लेखक से लेखक ही मिला, उसमें एक सामान्य पाठकों की इतनी इफरात तादाद रहती है, जो मुझे लगता है कि यह लोकप्रियता, ये लगाव, ये प्रेम हिंदी में इस समय और किसी रचनाकार को उपलब्ध है। और कई बार तो जैसे किसी लिटरेचर फेस्टिवल में आप जाइए तो उसमें कुछ हमारे यहाँ ऐसे जो जिसे कहते हैं नई हिंदी के लेखक, जिनकी शोहरत, जिनका पाठक वर्ग अधिक, या उनको एक नई पीढ़ी ज़्यादा, उसमें नई पीढ़ी के तमाम सारे लोग जो मेन स्ट्रीम के साहित्य से वाकिफ नहीं है उतना जो है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं उस तरह का साहित्य, तो उनके बीच भी, उनकी उपस्थिति में भी मैंने देखा कि ममता जी उनसे भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनसे भी ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, उनसे भी ज़्यादा उनका आकर्षण दिखाई पड़ता है। तो आखिर ये एक दिन का, ये एक दिन की उपलब्धि नहीं है। हम शुरू करते हैं, हम पड़ताल करना चाहेंगे कि आखिर ये यात्रा कैसे, उनके कहाँ से शुरू हुई और उसका डिपार्चर पॉइंट क्या था, और वो कैसे कैसे बदलती हुई और इस मुकाम पर पहुंची है वो यात्रा जो है। तो उसमें देखिए, ममता जी जब 60वीं पीढ़ी ने जब लिखना शुरू किया तो उसमें एक आधुनिकता का पूरी तरह दबाव था, या उसका आकर्षण था, मैं कहूँगा दबाव नहीं, आकर्षण था। आधुनिकता ही सबसे बड़ा मूल्य उस समय की कहानीकारों के लिए या कथाकारों के लिए था। आधुनिकता का मूल्य एक नई कहानी आंदोलन में भी था, लेकिन जिस नई कहानी आंदोलन को चुनौती दे करके 60वीं पीढ़ी अपने को स्थापित करती है, हमें देखना होगा कि क्या उनकी आधुनिकता भी वही आधुनिकता है, या नई कहानी से वो कोई भिन्न आधुनिकता का चयन करते हैं। आप देखिए, नई कहानी में जो वृत्त बनता है और उसके जो सितारे हैं उसके, वो सब अलग अलग भूगोल से उसमें आते हैं। भूगोल से इस अर्थ में कि उसमें ग्रामीण जीवन के भी कथाकार हैं, जिसमें आपको शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कंडेय जी जैसे, और कुछ कहानियों में शेखर जोशी आपको मिलेंगे, ग्रामीण जीवन का यथार्थ जो व्यक्त करते हैं। उसमें कस्बे की भी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी और महानगर की भी कहानियां मिलेंगी, लेकिन उसमें जो है मूल्य आधुनिकता, वहाँ जो वैल्यूज थे, औद्योगिकरण के बाद के जो वैल्यूज थे, वो ये थे कि हमें एक निर्माण करना है, हमें जो है उसमें अपनी जड़ों के प्रति, अपने रूट्स के प्रति जो है एक आकर्षण भी दिखाई पड़ता है, एक गहरा लगाव भी दिखाई पड़ता है जो है वो, चाहे वो रेणु हो या मोहन राकेश की भी कहानियों को आप लीजिए, तो वो परस्पर एक मिली जुली भूगोल का कथा आंदोलन था। लेकिन जो नई कहानी, जो 60वीं पीढ़ी थी, वो
नेहरू युग जो नई कहानी पर जिस नेहरू युग का एक प्रेशर था, या उसकी गिरफ्त थी, या उसके प्रति प्रेम था, विश्वास था कि दुनिया बेहतर होगी, या हमारा भविष्य जो है वो बेहतर होने जा रहा है। इसीलिए चाहे अमरकांत की कहानियों को आप देखिए, उसमें एक उम्मीद और नेहरू युग के स्वप्नों के प्रति आस्था और विश्वास भी दिखाई पड़ता है कमोबेश। लेकिन यह वह पीढ़ी थी जब नेहरू युग का सपना टूटने लगा था। बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारी विफलताएं, भारत चीन का युद्ध में भारत की पराजय, तो जो एक उल्लास का वातावरण था, वो एक गहरे अवसाद और निराशा में, नाउम्मीदी में भी धीरे धीरे बदलने लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरा बदल गया था, लेकिन वो बदलना शुरू हो गया था जो है वो। इसीलिए इन कहानियों के जो नायक थे या नायिकाएं थी, वो प्रायः एक विफल लोगों की दास्तान कहने का चलन चला, और मिसफिट होने का, यानी जो सिस्टम, जो नारा था, जो विचार था, वो एक दूसरा था और हकीकत दूसरी थी। तो यथार्थ और आदर्श की जो भिन्नता थी, उससे एक सठोत्तरी पीढ़ी की कहानी का निकला। और इसमें लेकिन इसमें भी जो आधुनिकता के वैल्यूज थे, उससे कोई मुक्ति की छटपटाहट नहीं थी, उसके प्रति एक लगाव दिखाई पड़ता है। जैसे ज्ञानरंजन की कहानियां आप देखिए, तो एक पुरानेपन के बरक्स जो है नयापन, आधुनिकता, इसकी पक्षधरता जो है वो कहानीकारों में दिखाई पड़ती है। इसी दौर में ममता जी की कहानी, जैसे दूधनाथ सिंह ने बहुत सारी गांव की भी कहानी, जिसकी लोकेल गांव होगी, ये एक छोटा शहर होगा, लेकिन उसमें भी मिसफिट होने का, यानी उसमें जो पिछड़ी चेतना के लोग या पिछड़े वातावरण के लोग हैं, उनके प्रति एक विरक्ति का भाव जो है, वो दूधनाथ सिंह की कहानियों में आपको दिखाई पड़ेगा। या खुद ज्ञानरंजन की कहानियां आप देखिए, तो ज्ञानरंजन की कहानियों में भी वो पिता हैं, या फेंस के इधर उधर है, या और भी उनकी कई कहानियां हैं, उसमें भी जो एक पुरानापन है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे लेखक मानता है कि इस पुरानेपन में थोड़ा जंग लगने लगी है, और एक नई रोशनी, एक नयापन, जो मॉडर्निटी है, उसके प्रति एक आकर्षण वहां दिखाई पड़ता है जो है वो फेंस के इधर उधर, पिता, और कई कहानियों में मुझे अमरूद का पेड़ से भी आप शुरू कर सकते हैं, उसमें भी दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज चेतना वहां पर है। उसी दौर में ममता जी ने लिखना शुरू किया। ममता जी की जो कहानियों का लोकेल है, वो आप देखें, जो शुरुआती कहानियां हैं उसमें महानगर उसका लोकेल है, और महानगर में जो ये पहली बार हिंदी में ये संभव हुआ, आप देखिए, और जहाँ कहानीकार हैं वहां पर उन्हीं की पीढ़ी के जो कहानीकार हैं, वहां स्त्री किरदार मुख्य भूमिका में नहीं आते हैं। फिर ममता जी की कहानियों में स्त्री किरदार एक मुख्य भूमिका में आती हैं, वही उसकी प्रमुख किरदार है जो है वो। एक बात। दूसरी बात, प्रायः कहानियों में स्त्री चरित्र अगर आए भी हैं, तो उनके प्रति एक थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण कालिया जी की दो तीन कुछ कहानियों में बेहतर हैं वो, लेकिन ज्यादातर खासतौर पर मैं दूधनाथ जी की कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा। उसमें स्त्री के प्रति, और मान लीजिए वह स्त्री एक गांव की है या पिछड़े समुदाय की है, पिछड़े समुदाय मतलब पिछड़े वातावरण की है वो, तो वो उसके प्रति एक बड़ी हिंसा आपको दिखाई पड़ेगी जो है वो। ऐसे में एक अनोखापन था। ममता जी की कहानियां एक बहुत अनोखी सृष्टि रचती हैं, जिसमें एक स्त्री किरदार प्रकट होती है, जो अपनी इच्छाओं, अपनी ऐशणाओं, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के वो आत्मविश्वास से भरी हुई है, अपने भविष्य को लेकर के आत्मविश्वास से भरी है। और मुझे लगता है ये शायद पहली बार एक नागर स्त्री इस तरह आत्मविश्वास से भरी पूरी और अपनी आंतरिकता के प्रति सजग और अपने इच्छाओं को प्रकट करने वाली स्त्री के रूप में वो सामने आती है। जैसे एक लगभग प्रेमिका ममता जी की एक कहानी है, जो
जिसमें वो नौकरी दूसरी जगह करती है, पति दूसरी जगह नौकरी करता है और वो अकेली अकेली है। तो जहाँ एक नई कहानी आंदोलन में या नई कहानी आंदोलन के दौर की बहुत सारी कहानियों में आप देखेंगे कि उसमें अकेले होने की पीड़ा, अकेले होने का संत्रास आपको दिखाई पड़ेगा जो है वो। तो भले वो मानते हैं कि भाई वो पुरानी चीज़ों से वो डिपार्चर, पुरानी चीज़ों से अलगाव अपने को अपना जाहिर करते हैं, लेकिन अगर आप उसे देखें तो पहली बार उनसे फर्क वहाँ ममता जी की कहानी में वो स्त्री जो है वो अवसाद में नहीं डूब जाती है कि पति अलग है और मैं अलग हूँ। उसको बल्कि लगता है कि थोड़ा सा अपनी आज़ादी है, अपने ढंग से वो रह सकती है, अपने अकेलापन भी कभी कभी आत्मान्वेषण, आत्मालोचन और अपने अस्तित्व का बोध कराता है जो है वो। ये हिंदी कहानी में मुझे लगता है बड़ी ताकत के साथ आया। फिर उसके बाद वो स्त्री सोचती है कि अकेली हूँ, तो थोड़ा सा थोड़ा बहुत एक निर्णायक नहीं लेकिन हल्का फुल्का प्रेम भी कर लेने में क्या बुराई है जो है वो। काम चलाऊं प्रेम जिसे कहते हैं कि एक अकेलेपन का साथ वो उसमें है कि वो कोई लुच्चा प्रेमी न मिले जो पीछे ही गले ही लग जाए जो है वो, ये एक टाइम पास प्रेमी। तो आज अगर आप देखें, आज ऐसे किरदार स्त्री विमर्श जब बहुत प्रखर रूप में हमारे सामने आ चुका है, हमारा मध्य वर्ग भी और हमारा समाज बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पहले जैसा दकियानूसी और जड़ नहीं रह गया है, तो आज सहज लग सकती हैं ये चीज़ें। लेकिन इस बात को ममता जी कितने वर्ष पहले, कितना पहले जो है वो रच रही थी और बड़ी सहजता से वो इस चीज़ को, वो हो सकता जीवन में तो होता है लेकिन जो है वो साहित्य में नहीं था। वो जीवन में तो एक स्त्री के भीतर ये चीज आ सकती है, लेकिन जहाँ वो कुफ्र माना जाता था जिस समाज में, उसी समाज में ममता जी एक ऐसी साहस भरी कहानी जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है उस दौर में लगी हो, उस दौर के पाठकों को एक दो साहस भरी कहानी भी लगी हो, लेकिन वो मुझे लगता है कि अगर आज की चेतना से आप जोड़ कर देखें तो शायद जो पूर्वज कहानियां आज के स्त्री विमर्श की हो सकती हैं उसमें एक लगभग प्रेमिका कहानी को भी शामिल करना पड़ेगा जो है। इसके अलावा उनकी कहानियां उनकी जैसे उनके उपन्यास का भी जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन जब उनकी कहानियां बाद में महानगर के लोकेल से वो बाहर आती हैं, कहानियां जब वो छोटे कस्बों में आती हैं, अच्छा महानगर में जो जिस तरह की नायिकाएं हैं वो रियलिस्टिक भी लगती हैं, उसको रचने में भी महारत ममता जी ने दिखाई है, तो वो यथार्थ का अतिक्रमण नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि एक ऐसी स्त्री जो अपने अकेलेपन की ऊब को एक काम चलाऊं प्रेम से वो खत्म करना चाहती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक काल्पनिक चीज थी, ऐसी वो इच्छा की चीज थी। वो उस वातावरण में, और ममता जी जिस तरह उस वातावरण को रचती हैं, जिस तरह उसके मनोविज्ञान को रचती हैं और जिस तरह अपनी अभिव्यक्ति उसमें प्रकट करती हैं, उसमें बड़ा नैसर्गिक, बड़ा स्वाभाविक लगने लगता है। शायद यही एक बड़े कथाकार का तरीका होता है। लेकिन जब उनकी कहानियां, आप कल्पना करिए वही किरदार एक गांव में या कस्बे में, छोटे कस्बे में अगर एक ऐसा जीवन जिए, तो इतनी पुलिसिंग होती है वो ऐसी जगहों पर, छोटे कस्बों और गांव में, कि वो संभव नहीं है, वो अयथार्थवादी हो जाती। तो इसीलिए जब वो छोटे कस्बे में का लोकेल लेती हैं या एक छोटे शहर में जब वो कहानियां लिखती हैं, तो प्रायः आप देखें कि उसमें एक धुआया हुआ वातावरण आपको मिलेगा जो है, वो एक धूसर वातावरण। जैसे ममता जी की ही एक कहानी से शब्द लूं, एक उमस भरा जीवन आपको दिखाई पड़ेगा। उमस वो एक एहसास की भी उमस हो सकती है, एक जैसे अपनी यंत्रणा की भी उमस हो सकती है, वो दिखाई पड़ेगा जो है वो। और उनकी कहानी जैसे बाथरूम उनकी कहानी है, बाथरूम कहानी है, या निर्मोही कहानी को हम लोग लें तो यह खुद दुखम सुखम में जो विद्यावती की
बहू है, जो उनके बेटे की पत्नी है, उसकी जिंदगी की दास्तान को आप लीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें एक संयुक्त परिवार, यह भी एक मॉडर्निटी की ही दृष्टि थी, ये भी एक आधुनिकता का ही नजरिया था कि संयुक्त परिवार को माना ही गया कि संयुक्त परिवार जो है एक स्त्री की स्वाधीनता का या उसकी मुक्त की राह में एक अवरोधक की तरह कभी कभी उपस्थित होता है। और आप देखिए कि इन कहानियों में राय वाली कहानी उनकी है, एक मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी वो लगती है हिंदी की बेहतरीन कहानियों में। राय वाली कहानी में उसकी जो यंत्रणा होती है, जो उसको डांटते रहते हैं संयुक्त परिवार में, वह भी है, पति का भी कोई प्यार नहीं है पति का उसके प्रति, या कोई एक जिसे कहते हैं कि अपनापन नहीं है। तो सास ननद सब लोग उसको एक शोषण, उसका एक उत्पीड़न लगातार चलता रहता है। और ऐसे में शादी पड़ी है तो घर का सारा काम उसको संभालना है। और उसी में खबर आती है कि अब मुझे उसका भाई या घर का उसके मायके में कोई उसका सगा एक निधन हो जाता है। मैं रिश्ता थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका निधन हो जाता है। अब जब निधन हो जाता है तो वो जाना चाहती है, वो उसकी पुरानी स्मृतियां हैं, यादें हैं, संबंधों की भावुकता है, वो जाना चाहती है। उसके पिता भी उसको लेने आए हुए हैं, वो भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसी ट्रेजेडी में भी एक जिसे कहते हैं कि वर्चस्व जो है संयुक्त परिवार का या पुरुष सत्ता का, वो उसे जाने नहीं देते हैं और पिता अकेले चले जाते हैं। और फिर डांस होता है। जब डांस होता है तो उससे भी कहा जाता है कि तुम डांस करो, और वो डांस करते करते बड़े जोर, ममता जी ने जिसे कहते हैं विडंबना, एक या त्रासदी, उस ट्रेजेडी में, उस त्रासदी में एक गहरी विडंबना निश्चित ममता जी करती हैं। यानी उसके एक अद्भुत डांस वो करती है, और ऐसा घुमाव, ऐसा लोच और ऐसी निपुणता का प्रदर्शन करती है वो, और करते करते अंत में वो मूर्छित होकर के गिर जाती है जो है। तो कैसे ये भिन्न है, ये जो है, ये लगभग प्रेमिका की नायिका से भिन्न नायिका है, उससे भिन्न किरदार है। यहाँ उसकी यंत्रणा, जहाँ उस स्त्री का व्यक्तित्व जो है, नागर स्त्री का, महानगर की स्त्री का व्यक्तित्व की आज़ादी की चेतना आपके भीतर स्त्री के पक्ष में आवाज उठाती है, आप उसके स्त्री के साथ खड़े होते हैं। वहीं इसकी त्रासदी, इसकी विडंबना, इसका दुख आपको स्त्री के पक्ष में खड़ा करता है और प्रतिरोध की चेतना से आपको भर देता है जो है। और जैसे काली साड़ी विडंबना ममता जी की रचनाओं की एक बड़ी शक्ति है। वो बहुत बार एक पैथेटिक या एक विडंबनात्मक आख्यान बुनती हैं। जैसे काली साड़ी एक कहानी उनकी है। काली साड़ी में वो एक नायिका है, उसको काली साड़ी अच्छी लगती है, बाजार में शिफान की साड़ी है, उसको पसंद आ जाती है, लेना चाहती है, लेकिन महंगी है और नहीं ले पाती है। और फिर अंततः वो पैसे जुटाती है, तो अंत में वो फिर कैसे वो साड़ी अपनी को सोचती है कि भाई अच्छा चलो, उसकी एक दोस्त है, इसी बहाने उसको तोहफा तो देना ही होगा, थोड़ा और लगा देते हैं, तो वही साड़ी। यानी वो साड़ी उसकी चेतना में बस गई है, उसे लेना चाहती है, लेकिन फिर उसमें नहीं ले पाती। अंत में वो लेती है, फिर उसको बड़े पैथेटिक तरीके से, जिसमें वो अपने पास रखती है, और फिर वहाँ पर एक जिसे कहते हैं वहाँ उसका अभाव भी और उसकी भीतर की सुंदरता भी, सब कुछ को एक धागे में गूंथ करके ममता जी प्रकट करती है इस कहानी में भी। ऐसे भीतर की सुंदरता उनकी कहानियों, कई कहानियों की मुख्य विषय वस्तु है। उनकी एक कहानी आपकी छोटी लड़की, जो बड़ी मशहूर कहानी अपने समय में रही, अभी भी मशहूर है, जो हिंदी कहानी के सजग पाठक हैं उनकी स्मृति में होगी ये कहानी, जिसमें एक घर में दो लड़कियां हैं और शिक्षित पढ़ा लिखा परिवार है, जिसमें शिक्षित पढ़ा लिखा परिवार है, और जिसमें बड़ी लड़की सुंदर है, डांस में निपुण है,
पढ़ाई में अव्वल है, बड़ी लड़की जो है वो, और छोटी अपने खिलंदड़ेपन से जिसे कहते हैं उसकी उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं घर वालों का है। सारा सपना, सारा स्वप्न, सारा आत्मगौरव सब उसी बड़ी बेटी पर लुटाने का, चूंकि घर में बहुत सारे मेहमान सजग बौद्धिक कविजन आते रहते हैं, लेखक गण आते रहते हैं, तो उसके सामने बड़ी बेटी को कोई प्रस्तुत करना। तो ऐसे में एक सज्जन एक कवि आते हैं, और वो जो छोटी बेटी देखने में भी बड़ी बड़ी की तुलना में उतनी सुंदर नहीं है, उतनी निपुण नहीं है, यानी उसका 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 उसकी अच्छाइयों का कोई नोटिस नहीं लेता है। लेकिन फिर कहानी में आता है कि कैसे एक पोइट थे, उनको पहुंचाने के लिए, वो रास्ता दिखाने के लिए बाहर तक जाती है। वो पूछते हैं और कहते नहीं, तुम्हें तो बड़ी खसूसियत है, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और फिर कहना ये चाहते हैं, इस कहानी अंततः ये कहती है कि कैसे एक भीतरी सौंदर्य जो है, जो 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 भावनाओं की अच्छाई का सौंदर्य जो होता है, एक अच्छी सुंदर चीजों का सौंदर्य जो होता है, आत्यंतिक सृजनात्मकता का जो सौंदर्य होता है, कैसे वही श्रेष्ठ सौंदर्य होता है। और वो आपकी छोटी लड़की कहानी जो पाठक न पढ़े हों उसको वो फिर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस कहानी को, ये सभी कहानियों को ममता जी की पढ़ना ही चाहिए, लेकिन इस कहानी को भी अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें। और ममता जी की कई कहानियों में जिसे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रायः उनकी कहानियां एक परिवार में बाद की भी कहानियां, जैसे संयुक्त परिवार की कहानियां जो मुझे लगता है जिसमें ब्रज की लोकेल ज्यादा मिलेगी। ममता जी का बचपन ब्रज में बीता था, तो ब्रज की लोकेल में संयुक्त परिवार की दास्तान मिलेगी आपको। लेकिन जो बाद में छोटे शहर में की जब वो लोकेल आती है तो उसमें एकल परिवार है, और उस एकल परिवार में भी हमने महानगर की बात की, और संयुक्त परिवार जो मतलब एकदम छोटा शहर होता था उसकी बात की, और थोड़ा सा मझोले शहर में जब वो आती है तो जहाँ एकल परिवार है, मतलब जिसमें पति पत्नी और बच्चे हैं, उसमें भी उस स्त्री को उसकी यंत्रणा से या उसकी द्वितीयता से, इसे कहते हैं उसको प्रथम दर्जा घर में नहीं मिलता, उसकी द्वितीयता से जो उसको दुख, जो संताप और जो जिसे कहते हैं उपेक्षा का भाव उसके भीतर पैदा होता है, इन सब को बड़े मनोयोग से, बड़ी तकलीफ से और पूरी दक्षता के साथ ममता जी ने चित्रित किया है जो है वो। और लेकिन बस इन कहानियों की एक बात में मुझे लगता था, कई कहानियां इनकी हैं जो अंत में उसकी पीड़ा जो है, उसका आक्रोश जो है, एक कहानी में तो यहाँ आता है कि वो सोचती है कि उसके चीखने से जो है वो कैसे एक प्रतिरोध दर्ज हो जाएगा। अभी वो रोएगी, चीखेगी तो उससे जो स्वर निकलेगा वो स्वर कैसे एक प्रतिरोध का स्वर बन जाएगा, ये उसकी कामना दिखाई पड़ती है। लेकिन जब वो एकल परिवार में वो कहानियां लिखती हैं तो कई कहानियां उनकी हैं जिसे कहते हैं, तो उसमें ये एक आता है कि वो अंततः कहानी में सारा दुख संताप सहते हुए, सारा त्रास सहते हुए और द्वितीय नागरिक का दर्जा दिए जाने की जो जरूरत होती है उसको भी सहते हुए, लेकिन अंततः वो विद्रोह नहीं करती है। विद्रोह, और मेरे ख्याल से शायद आज बहुत आसान है कि विद्रोह दिखा दिया जाए, लेकिन एक रियलिटी तो यही थी कि विद्रोह नहीं करती है। फिर परिवार में बच्चों के उसमें पति के प्यार को भी याद करती है, या उसके न रहने पर उसको क्या तकलीफ होगी, उसकी पीड़ा होगी, वो छोड़ मान ली विद्रोह कर देती है तो उसको याद करके उसी बंधन में वो फिर प्रवेश कर जाती है। वो बंधन कहें या कहें मोह की डोर कहें, उसमें फिर वो शामिल हो जाती है जो है वो। तो एक रियलिटी है। मुझे एक कोई कह सकता है कि भाई वो विद्रोह नहीं करती है, लेकिन जो असली मकसद भी लेखक का नहीं है कि कोई विद्रोहड़ी और अयथार्थवादी स्त्री वो चित्रित करे, जो है उसका मंतव्य यह है रचनाकार का कि जो पीड़ा है उसमें, जो सफरिंग उसकी है, जो उसकी आजादी का अपहरण है उस परिवेश में जो है वो, जो उसकी इच्छाओं और उसका जो उसकी इच्छाओं, जो उसकी जो जो उसका दर्जा है
वो उसको जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं पूरा किया जा रहा है, उसके प्रति वो आक्रोश भी है उस कहानी में। तो इसको ये देख करके, पढ़ करके आप उसी स्त्री के पक्ष में खड़े होते हैं, और ये उनका अपना एक मिजाज है लिखने का जो है वो। और उनके उपन्यास का भी हमेशा एक आधुनिकता की दृष्टि इतनी प्रबल उनमें थी, जैसे बेघर उपन्यास जो उनका पहला उपन्यास था, उसमें जो किरदार है संजीवनी नायिका का नाम है जो है वो, और परमजीत उसका प्रेमी है। तो दोनों में प्रेम उसमें होता है, और उसके बाद जो, लेकिन जब शादी का वक्त आता है, और शादी के पहले जो एक बार दैहिक संसर्ग दोनों में, संजीवनी और परमजीत में होता है, तो जो हमारी सामंतवादी व्यवस्था में जो एक पुरातन धारणा थी कि, तो वो उस संसर्ग में मान लीजिए ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसको लगता है परमजीत को कि ये पहले भी इसका कुछ इस तरह का संबंध रह चुका, बना चुकी है क्या, और वो फिर छोड़ देता है और दूसरी शादी करता है, उसमें अपना जीवन भी नष्ट करता है, बर्बाद होता है। तीन जिंदगियां एक इमोशनल लॉस झेलती हैं जो है वो। तो ये कहानी ऐसा नहीं है कि केवल परमजीत की कहानी है जो है वो, ये एक प्रेमी के अत्याचार की या उसके धोखे की कहानी है। ये परमजीत एक प्रतीक है, एक सिंबल है, वो एक पुरुष मानसिकता पर एक बहुत निर्मम, और जिसे कहते हैं कि एक गहरे प्रहार की भी का भी आख्यान है बेघर जो है वो। ये जो सनातन पुरुष मानसिकता है, उस पर एक गहरा प्रत्याख्यान उसका करता है ये उपन्यास जो है वो, और बताता है कि ये जो सामंतवादी सिस्टम से इस तरह की अवधारणाएं, इस तरह की विचार की, उनको प्रेम करने के लिए आधुनिक स्त्री चाहिए। जो दूसरी पत्नी चुनता है वो परमजीत, उसमें एक बहुत ही घरेलू कामकाज में निपुण, ममता जी की अपनी भाषा का तंज वहां दिखाई पड़ता है, वो करता है जो है। तो जब वो एक तरह से जो उस तरह की मानसिकता स्त्री के बारे में है कि प्रेम करने के लिए एक आधुनिक स्त्री चाहिए, एक पढ़ी लिखी काबिल नागर स्त्री चाहिए, लेकिन पत्नी के लिए क्या है कि एक आज्ञाकारी, एक गुलाम चाहिए जो है वो। इस अवधारणा पर, इस पुरुषवाद की मानसिकता पर एक गहरा प्रतिरोध ये उपन्यास दर्ज करता है जो है। तो ये रहा। दूसरी चीज, दौड़ उपन्यास के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। बाकी तो उनके कई उपन्यास हैं, लेकिन अभी चूंकि और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना है, तो दौड़ उपन्यास के बारे में बात करना चाहूंगा। तो दौड़ उपन्यास जब तद्भव का पहला अंक आ गया, मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद गया था और ममता जी से कहा कि मेरी योजना, पहला अंक तो श्री लाल जी पर एक विशेष अंक था, तो सामान्य अंक में मैंने ममता जी से कहा, सामान्य अंक में हर अंक में एक लगभग कोई एक दीर्घ आख्यान छापने का, लघु उपन्यास हो या लंबी कहानी हो, वो छापने का इरादा मेरा है। ममता जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने 2 उपन्यास वो लिख रही थी, उन्होंने कहा कि ये है, बताओ इसे। ममता जी की शैली है, जैसे बहुत सारे लेखक एक समय में एक रचना करते रहते हैं, ममता जी का सबसे अलग अपना राग है, वो एक साथ कई तरह के कई काम करती रहती हैं, और जब कब कौन पहले पूरा हो जाए, कोई उसमें संपादक का तगाजा भी एक कारक बनता है, और बाकी उनकी अपनी इच्छा। तो मैंने दौड़ कहा, बताया थी उन्होंने, मैंने कहा कि ये इसको मुझे आप तद्भव के लिए लिखिए। तद्भव छप करके आया, और जब छप करके आया तो इतनी धूम, इतनी शोहरत उसकी हुई। और वो शोहरत केवल ये इसलिए नहीं कि ममता जी ने लिखा है, जो हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कथाकार हैं, और इसलिए भी नहीं कि वो बड़ा रोचक, ये सब तो था ही, वो रोचक भी था, पठनीय भी था, और उसमें ममता जी के गद्य का शिखर दिखलाई पड़ता है। वो इसलिए इतना ध्यान केंद्रित करता है, उसको कवि, कथाकार
आलोचक, सबका वो जो एक बड़ी प्रिय रचना के रूप में, प्रिय कथा के रूप में जो सब स्वीकारते हैं, उसके पीछे ये कारण थी कि वो, ये बात है 2000 के आसपास की बात, बल्कि 1999 की बात है। 1999 में जो ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म जो है ये प्रसार कर चुका था, इतना नहीं जितना आज है, लेकिन इस लगभग अपने को इस्टेब्लिश कर चुका था। तो उसमें कैसे दो पीढ़ियों की सोच विचार में, उनकी अपनी दृष्टि में, उनके अपने सरोकारों में, उनके अपने इमोशन में जो फर्क दिखाई पड़ता था, जिसमें एक तरफ एथिकल वैल्यूज हैं, एक मानवीय संवेदनाएं ज्यादा प्रमुख, दूसरी तरफ जो है कैरियर है, वो दौड़ जो है कैरियर की दौड़ है जो है। तो कैसे इन दोनों के बीच जो है भावना की क्या स्थिति होती है, रिश्तों की ऊष्मा की और उनकी गर्माहट की क्या स्थिति बनती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये हिंदी में पहली बार किसी उपन्यास में दर्ज हो रहा था कि नई तरह का कैरियरिज्म और उसके समानांतर एक दूसरी तरह का एक जीवन मूल्यों भरा एक जो बोध है, उसमें कोई निर्णायक नहीं होती है ममता जी। सबसे बड़ी उसकी बात ये थी कि पूरी ईमानदारी और तटस्थता के साथ वो रचा गया है, कहीं निर्णायक नहीं होती है, वो एक यथार्थ को रखती हैं सामने, और उसमें जो है वो कोई ब्लेम नहीं करती है। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और शायद इसीलिए वो तब से लेकर के आज तक पाठकों के बीच एक सिरमौर रचना बनी हुई है, बना हुआ है वो दौड़ जो है। इसके अलावा ममता जी ने कई संस्मरण लिखे, उनकी संस्मरणों की किताब आई, और संस्मरणों की किताब के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य रहा, यह हमारी पत्रिका तद्भव का सौभाग्य रहा कि लगभग वो 3 किताबें पूरी की पूरी तद्भव में प्रकाशित हुई। सबसे पहले कितने शहरों में कितनी बार, और उसके बाद छपा था रवि कथा, और तीसरा है जीते जी इलाहाबाद जो है वो। तीनों में एक वातावरण भी आपको मिलेगा और किरदार भी मिलेंगे। जैसे जीते जी इलाहाबाद और जीते जी इलाहाबाद में आपको वातावरण मिलेगा पूरा जो है वो, और किरदार भी मिलेंगे उसमें, जो इलाहाबाद के लेखक थे या सामान्य जो दुकानदार हैं, जो मतलब उसके रोजमर्रा के जीवन में जो शामिल लोग हैं, वो सब उसमें दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ कितने शहरों में कितनी बार, वो जगह का भूगोल आपको दिखाई पड़ेगा जो है, उसमें लोग भी आते हैं। और रवि कथा में एक रविंद्र कालिया है सामने, और उनके समानांतर वो इलाहाबाद का पूरा परिवेश है जो है, वो मंडी गली है, और वो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो साझी संस्कृति रहती थी, जो निवास था, उनके ब्यौरे हैं। और उसके बाद फिर वो मेहदौरी कॉलोनी आ जाती हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, उन लोगों का वर्णन है। तो ये ममता जी ने 3 किताबें गद्य, कथेतर गद्य की ममता जी ने लिखी, और तीनों अद्भुत है कि कोई 3 किताब एक ही विधा में लिखे, एक के बाद एक, और तीनों की स्वीकार्यता, तीनों की लोकप्रियता एक से बढ़कर के एक हो जो है वो। और जब मुझे याद है कि, और तब जबकि वो पूरा का पूरा लगभग पूरा एक पत्रिका में किसी पत्रिका में छप चुकी हैं तीनों कृतियां, लेकिन इतने अधिक वो छप, इसके बावजूद वो मुझे लगता है कि जीते जी इलाहाबाद आया तो मैं इलाहाबाद में एक कार्यक्रम था, उस किताब पर था उसमें, और मैंने देखा कि 100-150 प्रतियां प्रकाशक राजकमल प्रकाशन वाले लेकर के आए थे, और एक भी नहीं बची, वो सारी की सारी बिक गई वहां पर जो है वो। और शायद मुझे लगता है कि 1 साल के भीतर उसके कई संस्करण हो गए, जबकि वो पत्रिका में छप चुकी थी वो किताब। तो आखिर ये जो लोकप्रियता है, जो उनके पाठकों का एक विशाल वर्ग है, ये अपने लेखक के प्रति एक विश्वास जगाता है, विश्वास रखता है जो है वो। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां तमाम लेखक कुछ अच्छा लिखने के बाद
एक मौन साध लेते हैं, या लगभग उनके लेखन में एक दीर्घ अंतराल आने लगते हैं। और दूसरी तरह होता है कि कई लेखक लगातार लिखने लगते हैं, लेकिन उनके लेखन की गुणवत्ता का क्षरण होने लगता है। तो ऐसे में ममता जी एक अभूतपूर्व दृष्टांत हैं कि लगातार लिख रही हैं, खूब लिख रही हैं, लेकिन उनके लेखन में हमेशा एक उम्मीद, हर कोई उनकी अगली रचना के प्रति एक उम्मीद से भरा हुआ होता है कि यह कि इसमें उनका सिग्नेचर, उनकी अपनी विशेषता पढ़ने को मिलेगी। तो एक लेखक अगर इतने वर्षों से लिख रहा है, मुझे लगता है कि आधी सदी से ऊपर ही हो गया होगा उनका लेखन जो है वो। तो और अभी भी उनके लेखन की त्वरा, उनके लेखन की गुणवत्ता और उसके प्रति पाठकों का एक भरोसा वो बना हुआ है। और वो न केवल बना हुआ बल्कि अपनी रचनाओं से वो सिद्ध करती जाती हैं इन चीजों को जो है वो। ये एक बड़ी बात है जो है वो। मुझे लगता है कि उनके गद्य का बहुत बड़ा योगदान है जो है। ममता जी का जो श्रेष्ठता, बहुत सारी सिद्धियां उनके, बल्कि मैंने कहा था एक बार उन पर लिखते हुए कि नवलखा गद्य का अनूठापन। गद्य जो ममता जी का है उसमें एक वो एक विरल गद्य है। उसमें एक तरफ आप देखेंगे कि एक गहरा ममत्व, एक गहरी जीवनी शक्ति आपको मिलेगी है। दूसरी तरफ एक तरफ गहरा प्रेम मिलेगा, एक गहरी आत्मीयता मिलेगी उनके गद्य में, एक हंसमुखपन मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसमें बड़ा तंज और तुलसी भी मिलेगी जो है वो। तो यही उनके लेखन की अपनी प्रविधि है कि वो जब किरदार कोई उठाती हैं तो एक शुरू में आपको लगेगा कि भाई वो एक बड़ी नरमी से उसे उठाती हैं। जैसे किसी ने किसी के बारे में लिखते हुए कहा था कि जैसे कोई जैसे कोई खरगोश हो जो वो अपने दांत से, या शेरनी भी अपने दांत से जैसे अपने बच्चे को उठाती है, तो ऐसे एक किरदार को ममता जी शुरू में लगेगा आपको हैंडल करती हैं। तो वो उसके प्रति एक गहरा लगाव, बिना लगाव हुए, वो बुरा किरदार है, लेकिन अगर आपका लगाव नहीं उसके प्रति हो, नहीं कर सकते हैं। तो ममता जी वो करती हैं, लेकिन फिर उसे बख्शती भी नहीं है। और इसीलिए उनकी भाषा में प्रेम और तुलसी का, लगाव और तंज का एक सहमेल दिखाई पड़ता है, जो बहुत कम लेखकों के यहाँ मिलेगा जो है आपको। और वो भाषा में इतनी निष्णात हैं कि मुझे लगता है वो, हमने कई बार देखा है कि उनके, आप चाहे कथेतर गद्य की भाषा आप देखें, या उनके कहानियों की भाषा देखें, उपन्यास की भाषा देखें, सब में, या बोलचाल में भी अगर आप उनको सुनिए, उनके भाषण भी आप उनके व्याख्यान भी आप सुने, तो उसमें ये गद्य का अनूठापन आपको लगातार दिखाई पड़ेगा जो है वो। और ये भाषा साधारण रूप से हिंदी में ज्यादातर जो लेखन है, या किसी भी भाषा में, ज्यादातर तो एक प्रदत्त भाषा में ही लेखक लोग लिखते हैं, कि यानी जो परंपरा से चली आ रही है भाषा, उसी भाषा में, या भाषा को कोई एक उसका अन्वेषण नहीं। ममता जी उन कुछ विशिष्ट रचनाकारों में है जो अपने कथ्य के लिए एक अपनी भाषा, एक भाषा तराशती है, एक अपनी भाषा, एक नई भाषा आविष्कृत, नई भाषा का आविष्कार उन्होंने किया जो है वो, और उसके जरिए उन्होंने रचा। और जब वो उस भाषा के इस्तेमाल करती हैं, तो कई बार उसमें जो बहुत सारे किसी किरदार में या किसी यथार्थ में जो बहुत सारी छुटी हुई जगहें होती हैं जो है, कई बार मुरव्वत में उसे नहीं प्रकट कर पाता है कथाकार किस्सा को। ममता जी की भाषाओं का जो ये सहमेल, मैंने कहा प्रेम और जो तुलसी से उनकी भाषा तैयार हुई है, उस सहमेल से वो उस रिक्त जगहों को भी, यथार्थ के रिक्त कोनों अतरों को भी वो उजागर कर ले जाती है। तो ये उनका अपना एक विशेषता है। और उनका उपन्यास दुखम सुखम का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे उसमें विद्यावती किरदार हैं, विद्यावती
3 पीढ़ियां उसमें हैं जो पहली पीढ़ी की विद्यावती हैं। तो विद्यावती एक संयुक्त परिवार में जो तीसरी पीढ़ी की लड़की है, जो वो अपनी माँ के को देखती है और उससे वो कहानी लिखती है, अपनी दादी की कहानी लिखती है। उसमें उसकी माँ रहती है, उसके पिता भी, उसकी दादी ने उसकी माँ का एक तरह से माँ बहू थी, तो उससे नन्हे भी सता रही हैं और माँ भी सास भी जो कि विद्यार्थी हैं वो भी सता रही हैं। लेकिन मैंने जो कहा ना, कैसे किरदार को उठाती हैं ममता जी। एक तरफ विद्यार्थी जब सताती हैं और जब प्रताड़ित करती हैं या उपेक्षा करती हैं अपनी बहू की, या उसकी आज़ादी का हनन करती हैं, या अपने बेटे को लेकर के बहुत पजेसिव रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें या वे अपनी बहू के अधिकारों की, उनकी सुविधाओं की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की परवाह नहीं करती हैं, तो शीतंज देखने लायक होती है। लेकिन जब मैंने कहा कि वो कैसे एकदम दूसरे स्वर में भी पहुंच जाती हैं, लेकिन वही विद्यावती जब बाहर निकलती हैं गांधी बाबा के आंदोलन में और पिकेटिंग में, जिसे कहते हैं कि वो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के कार्यक्रम में शामिल होती हैं, तो कैसे उनका एक भिन्न रूप उभर करके आता है और कैसे वो एक अलग शख्सियत बन जाती है जो है वो। और अगर आपको और उसमें इस उपन्यास की एक और, मैं चूंकि इसका जिक्र चल रहा है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस उपन्यास में ममता जी ने जो ब्रज उनका है, लोकेल था मथुरा वाला जो ब्रज है, ब्रज की भाषा का भी इसमें तड़का है। तड़का मतलब उसकी खूबसूरती है, वो उसका जो उसका उस लोकेल का जो डायलेक्ट है उसको मिलाकर ऐसा जमीन पर। अभी देखिए ये उनका बाद का उपन्यास है, तो शुरू में बहुत सारे लोग लगभग अपने अपने आसपास के जीवन को लिखते हैं, लेकिन वो बाद में उठाते हैं जो एकदम बहुत एक दक्ष रचनाकार के रूप में वो स्थापित हो चुकी हैं, तब इस उपन्यास को हैंडल करती हैं, उठाती हैं। और इस व्यास सम्मान भी उनको इस उपन्यास पर मिला और बहुत प्रसिद्धि हुई और खूब पढ़ा गया, और इसके भी कई संस्करण हुए इस उपन्यास के भी जो है वो। और मेरे ख्याल और इसके अलावा जो मैं बात कहना चाहता हूँ अंत में, कि थोड़ा पर्सनल होते हुए, थोड़ा बताते हुए आप लोगों को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ममता जी की शख्सियत की जो विशेषता है कि वो लगातार पुनर्नवा होती रहती हैं जो है वो। और लेकिन एक बार मैंने देखा, मुझे लगा कि हमारी ममता जी जो हमेशा ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई रहती थी, वो छूट गया है उनका जो है वो। और वो वक्त था कालिया जी के निधन के बाद का जो है वो सारा एक सूनापन उनके जीवन में। निश्चय आप सब लोगों ने जो रवि कथा पढ़े हैं, आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि एक अनूठा दाम्पत्य लेखक समुदाय के बीच था, जहां आप तमाम सारे लेखकों के दाम्पत्य को कलह, तलाक और दूसरे विवाह के लिए याद कर सकते हैं उदाहरण के रूप में। वहाँ ये जो दाम्पत्य था, एक गहरे प्रेम और दोस्ताने के रूप में, दोस्ती के रूप में आप इसको याद करेंगे, जो आप पाएंगे कि ममता जी ने जो रवि कथा में जो वर्णन किया, उसके पहले भी उन्होंने, ममता जी ने एक लिखा था, कितने शहरों में कितनी, ऐसा नहीं कि कालिया, ये तो कालिया जी के निधन के बाद लिखा गया, कालिया जी के निधन के काफ़ी पहले कितने शहरों में कितनी बार, जिसमें जब वो वृत्तांत रचती हैं कि चंडीगढ़ में वो कथा सम्मेलन में जब पहली बार कालिया जी से सामना हुआ, नज़दीकी हुई और लौटते हैं, फिर कैसे प्रेम हुआ उसका भी वर्णन करती हैं। वहाँ से लेकर के, और खुद कालिया जी ने भी लिखा है कई जगह जो है वो। तो आपको लगेगा कि ये गहरा दोस्ताना, इतने बरस का गहरी दोस्ती और प्यार और दाम्पत्य था, और हम सब लोग साक्षी रहे हैं और इतने वर्षों के साक्षी रहे हैं, जो देखा हम लोगों ने। तो जब वो टूट गया एक उनके निधन के बाद कालिया जी के, तो एक गहरी रिक्ति, एक सूनापन
और लगा जैसे जीवन, एक का जीवन तो भौतिक रूप से चला गया, लेकिन दूसरे के जीवन में भी कुछ ज़्यादा शेष नहीं रहा। क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई उनमें बड़ा जीवट है, और उन्होंने फिर अपने को रिकवर किया और एक से बढ़कर के एक शानदार रचनाएं लिखी ममता जी ने। आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, पढ़ते ही रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरी पारी जिसे कहते हैं, अपने सामाजिक जीवन की, अपने लेखी जीवन की बड़ी ताकत के साथ, बड़ी कि जीवन जीवन ही होता है, कितना भी उसमें दुख हो, संताप हो, और लगे कि वह मुरझाने के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन उसमें कभी भी फूल उग सकते हैं, कभी भी उसमें खुशी आ सकती है। और ममता जी ने एक वापसी की, जो कुछ दिनों के अवसाद के बाद, कुछ दिनों की उदासी के बाद उन्होंने वापसी की, और बड़ी शानदार वापसी। वो रचनात्मकता के रूप में तो था ही, एक नया व्यक्तित्व उनका प्रकट होता है जो है वो मैंने थी। तो कालिया जी का भी व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, तो शायद ज़्यादातर लोग जाते थे तो कालिया जी के, उनका भी जादू था, तो उनके जादू में बन जाते थे बहुत सारे लोग। लेकिन ममता जी ने जो अपना अपने अपने व्यक्तित्व को पुनराविष्कृत किया, उन्होंने जो है वो तमाम गोष्ठियों में जाना शुरू की, तमाम उनके व्याख्यान होने शुरू हुए। उन्होंने अनुमति दी तो तमाम उनके व्याख्यान होने लगे, तमाम यात्राएं करने लगी वो। और इस प्रक्रिया में इतना उन्होंने लोगों को जितना दुलार दिया, हिंदी समाज में तमाम लोगों को जितना दुलार दिया, प्रेम दिया, तो उसका 2 गुना 3 गुना हिंदी समाज ने भी उनको लौटाया, जिसका जिक्र मैंने किया कि वो जहाँ दिख जाती हैं वहीं भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो है, और उसको निभाती भी हैं ममता जी। बहुत सारे लोग तो हो सकता है कि उनको ना अच्छा लगे लोगों से, चूंकि बहुत सारे अजनबी भी हो सकते होते हैं, बहुत सारे उसमें कम शिक्षित पाठक भी होते हैं, लेकिन ममता सबको अपना स्नेह देती है, अपनी आत्मीयता की उष्मा से सराबोर वो करती हैं। और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तमाम तरह की किताबें पढ़ती रहती हैं, वो उन पर लिखती भी रहती हैं ममता जी। और वो गजब की पढ़ाकू हैं, वो गजब की लिखने वाली भी हैं, गजब की पढ़ने वाली भी हैं। तमाम नई से नई किताब आएगी, जब तक हम लोग उसको हाथ में सोचेंगे कि अब प्राप्त करें, तब तक ममता जी वो पढ़ लेंगी। वो मैंने कहा कि आप इतना कैसे पढ़ लेंगी, तो जैसे उनकी शैली है उसे कोई तमगे की तरह नहीं लेती। वो कहती क्या ये अनिद्रा की वजह से है अखिलेश, रात को सो नहीं पाती हूँ तो पढ़ती रहती हूँ जो है वो। और आप देखें, मैं जानता हूँ कि उनकी तबीयत भी बीच बीच में ख़राब होती है, उनको सांस की कई बार घुटनों की भी थोड़ी तकलीफ है। बच्चे उनके अनिरुद्ध है, प्रबुद्ध, कहता रहता हूँ कि नहीं बाप को इतनी यात्राएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही फिर हमने महसूस किया कि वही उनकी जीवन शक्ति है, वहीं से वो संजीवनी प्राप्त करती है जो है वो। और उसी ने उनको एक जो एक जो मैंने शुरू में कहा पुनर्नवा होने का की औषधि, मुझे लगता है कि यही लोगों से मिलना, लोगों को प्यार बांटना, लोगों से प्यार ग्रहण करना, लिखना, पढ़ना, उसे साझा करना, यही उनकी संजीवनी है। तो इसीलिए मैं तो अब नहीं ज़्यादा टोकता हूँ, लेकिन प्रबुद्ध और अनिरुद्ध अभी भी वो मतलब कहते रहते हैं कि भाई पर उनको लगाव है, रोकते रहते हैं कि अब मत जाइए आप जो है स्वास्थ्य, लेकिन वो अपने ढंग से, अपने ढंग की है ममता जी। जब वो अपने ढंग पे आ जाती हैं तो उसमें जब कालिया जी की नहीं सुनी तो और किसी की क्या सुनेंगी। वो अपनी ही शर्तों पर रहती हैं, अपनी ही शर्तों पर अपनी राय व्यक्त करती हैं और अपनी ही शर्तों पर राय बनाती हैं। तो ये सब उनमें विलक्षण गुण हैं। और मैं तो आज जो उनके जन्मदिन के एक दिन बाद से ये श्रृंखला शुरू हुई है ममता जी पर एकाग्र, उस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि जो मिल करके जो महसूस करता हूँ
कि अभी हिंदी समाज को बहुत सारी कृतियाँ, एक से बढ़कर एक नायाब कृतियाँ अभी पढ़ने को मिलेंगी, और वो शतायु रहें और स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें, और हम सब पर उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, जी, शुक्रिया अखिलेश जी। और मित्रों, जैसा कि आप सभी को अनुमान था, और जैसा कि अखिलेश जी से अपेक्षा थी, एक-एक कर कई कृतियों पर चर्चा हुई। हालाँकि अभी जितना अखिलेश जी बोले हैं, उससे कई गुना अधिक और बोल सकते हैं। उनकी कई कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर, कथेतर गद्य पर। फिर भी एक वानगी, और वह भी बड़े ही प्रामाणिक ढंग से एक जो वानगी हो सकती है, वह ममता कालिया जी के इस रचना संसार की जो एक सघन उपस्थिति है, उसे हमें आज के इस वक्तव्य में मिलती है। कई ऐसी कृतियों जिसकी चर्चा हमने शुरू में भी की और अखिलेश जी ने अपने वक्तव्य में की, वो तद्भव में आई, उसके पीछे की जो कथा है, वह भी आप सब लोगों ने सुनी। तद्भव के ही संभवतः 6 अंकों में अखिलेश जी गुजरे जमाने का शहर छपा, इस नाम से छपा, गुजरे जमाने का शहर, जो बाद में जीते जी इलाहाबाद के नाम से आया, पुस्तकाकार। इसकी भी चर्चा अखिलेश जी ने की। स्वयं अखिलेश जी उस शहर से कितने जुड़े हुए हैं, उस शहर से कितनी उनकी स्मृतियां हैं, इसे भी हम लोग पढ़ते आए हैं। मित्रों, अखिलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, बिल्कुल। जी। मित्रों, जीते जी इलाहाबाद का एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पर रखते हैं, उसका एक अंश पढ़ते हैं, और उसके बाद कुछ एक चित्र हैं नए पुराने, जिनमें अखिलेश हैं, ममता कालिया जी हैं और कुछ लेखक हैं, उन पर भी बात करते हुए इस कार्यक्रम को विराम देंगे। एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं बस, क्योंकि जीते जी इलाहाबाद की चर्चा हुई और भी किताबों की हुई, लेकिन किसी एक को हमें छांटना है, तो हम इसी पर बात, इसका एक हिस्सा यहाँ पर रखते हैं, और फिर आगे अखिलेश जी को पुनः सुनते हैं। उन चित्रों पर टिप्पणियां ले लेंगे अखिलेश जी की, और फिर इस कार्यक्रम को विराम देंगे। तो ये जीते जी इलाहाबाद एक बेहद चर्चित पुस्तक रही, और संस्मरणों की किताब लिखते हुए ममता कालिया जी कैसे बार बार अलग अलग तरह के प्रयोग करती हैं, उसमें एक सरसता बनाए रखती हैं, एक कथा की जो तत्व हो सकते हैं, एक जो रोचकता हो सकती है, वे बनाए रखती हैं। ये किताबें इसके प्रमाण हैं। तो आइए, एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूं इसी पुस्तक से। जी, अखिलेश जी, पढ़ रहा हूं। आवाज आ रही होगी? जी, हाँ हाँ, बढ़िया। नेपथ्य से नेपथ्य से दृश्य चुराने में अमरकांत सिद्धहस्त थे। जब हमने सन 1970 में जब हमने सन 1970 में उन्हें देखा, अभी हमने 71 के पत्र की बात की थी, उपेंद्र नाथ अश्क की, और अब हम 70 में पुनः चल रहे हैं अमरकांत के माध्यम से। जब हमने सन 1970 में उन्हें देखा, ऐसा लगता जैसे वे भैरव और मार्कंडेय दोनों द्वारा उपेक्षित व शोषित थे। केवल शेखर जोशी उनके साथ मानवीय व्यवहार करते। देखिए, कितना मतलब चित्रण कितना गहरा है, और आप सहमत हो ना हो अलग बात है, लेकिन ममता कालिया जी यह सब लिख रही हैं। उन दिनों इलाहाबाद शहर को त्रयी या तिकड़ी बनाने का बड़ा चस्का था। जो भी तिकड़ी यहां गढ़ी जाती, वह चल निकलती, जैसे निराला पंत और महादेवी, भैरव, मार्कंडेय और शेखर जोशी। इसमें चर्चा की सहूलियत भी रहती। अमरकांत इन तिकड़ियों के बीच नदी के द्वीप थे। वे न इधर थे न उधर। उधर परिमल गुट में भी
त्रयी घोषित थी। इलाहाबाद में 3 का पहाड़ा हर जगह प्रचलित था। नदियां थी 3, गंगा, यमुना, सरस्वती, जिनकी जिनकी त्रिपथगा मिलकर संगम बनाती। छायावाद के दिग्गज 3, निराला, पंत और महादेव। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि 3, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय और शेखर जोशी। प्रमुख भाषाएं 3, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। उर्दू साहित्य के दिग्गज 3, फिराक, फारूकी और एजाज हुसैन। प्रकाश चंद्र गुप्त एक तरह से प्रगतिशील लेखक संघ के एडमिन थे। अब देखिए, आज अगर यह किताब लिखी जा रही है, जिसकी बात अखिलेश जी अपने वक्तव्य में कर रहे थे मित्रों, पुनर्नवा होने की जो बात अखिलेश जी कर रहे थे, देखिए एडमिन शब्द अखिलेश जी आज का शब्द है। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन, फेसबुक के पेज का एडमिन, फेसबुक के किसी ग्रुप का एडमिन, ये आज का शब्द है। और वो इसका प्रयोग ममता कालिया 70 के दशक की कहानी सुनाते हुए इलाहाबाद को याद करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल वे कर रही हैं। ये कैसे मिला रही हैं? फिर से पढ़ता हूं इसको। प्रकाश चंद्र गुप्त एक तरह से प्रगतिशील लेखक संघ के एडमिन थे। जाहिर सी बात है कि जो अध्यक्ष है वह आज के लिए एडमिन है। बस वह शब्द सूचना प्रौद्योगिकी ने एडमिन एक शब्द गढ़ा, अध्यक्ष शब्द इसके लिए पहले से है। तो कितने अच्छे से इसको उन्होंने एक जो अपना एक सौंदर्य बना दिया। इस शब्द से अलग से बात खिल के आ जाती है, या पूरा वाक्य एक तरह से अलग तरह से हमारे सामने आता है। अरे पुरानी बात हो रही है और एडमिन शब्द आ रहा, हम चौंकते हैं। तो पाठक अब अगर चौंकता है किसी गद्य को पढ़ते हुए, किसी टुकड़े को पढ़ते हुए, तो फिर वह उससे जुड़ता भी है। चौंकने से वह जुड़ता है। वह मतलब फिर कोई एक मतलब वह उसको जैसे किसी लेखक ने चिकोटी काटी हो। लेखक अगर पाठक को इस तरह से चिकोटी काटता रहे तो फिर उसका अलग मजा है। यह काम स्वयं आज के वक्ता भी करते हैं। अखिलेश जी भी अपनी कहानियों में, अपने कथेतर गद्य में ऐसे ही चिकोटी काटते रहते। तो बड़ा आज का सत्र बड़ा मजेदार रहा। एक छोटा सा हिस्सा पढ़ते हुए, इसी का आगे का हिस्सा पढ़ते हुए हम कुछ चित्र दिखलाएंगे। वे लिखती हैं ममता कालिया जी, परिमल के उल्लेखनीय नाम थे धर्मवीर भारती, गोपी कृष्ण गोपेश, गिरधर गोपाल, विजय देव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, केशव चंद्र वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी। कुछ लोग, मैं चिकोटी फिर काट रही है ममता जी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, फिर वो अनावश्यक टेक्स्ट के बीच दखल हो जाएगी। मगर चिकोटी हर जगह है। हर 2-3 वाक्य के अंतराल के बाद ममता जी चिकोटी काट रही हैं, आप लोग समझ जाएंगे। कुछ लोग मध्यमार्गी थे, फेंस के इधर उधर मंडराया करते। परिमल के बुद्धिजीवी ज्यादातर गीतकार और कवि थे, जबकि प्रगतिशील खेमे में गद्यकार। इलाहाबाद के माहौल में एक और विचित्रता थी। गोष्ठियों में एक खेमा दूसरे खेमे को लाख ललकारे, पर शाम को कॉफी हाउस में सब इकट्ठे हो जाते। कभी कभी प्रलेस और परिमलियन के अलग अलग गोल घेरे बनते, लेकिन एक दूसरे को लक्षित कर फिक्रेबाजी चलती रहती। जब किसी की घनघोर निंदा करनी होती तो उसे CIA का एजेंट घोषित कर देते। लेखक प्रकाशक संबंधों के सिलसिले में एक बात याद आई। इलाहाबाद में लोक भारती सबसे बड़ा और समर्थ प्रकाशन था। वहां लेखकों का जमघट लगता और अहर्निश पुस्तक प्रकाशन भी होता रहता। और फिर भी आगे एक अमरकांत जी की एक बात को उठाती हैं, उस प्रसंग को छोड़ता हूं क्योंकि समय भी हो गया है। तो एक छोटी सी बानगी हमने दी मित्रों। हमारे साथ कई नए
पाठक जुड़े हुए हैं, कई नए श्रोता हैं, अध्येता हैं, ममता कालिया जी के साहित्य को पसंद करने वाले लोग हैं, कई लोग पढ़े हुए भी हैं, मगर फिर भी एक उससे एक वापस एक रेफरेंस आ जाता है इसलिए। और अब हम कुछ एक चित्र दिखलाते हैं यहाँ पर और उस पर अखिलेश जी को भी उस दौर में ले चलते हैं। जी अखिलेश जी। ये चित्र जो है ये दिल्ली का है। जब रविंद्र कालिया स्मृति सम्मान युवा लेखकों को किसी प्रतिवर्ष एक युवा लेखक को दिया जाता था, तो उस समय का चित्र है। ममता जी भी हैं, मैनेजर पांडे जी हैं, मैं तो हूँ, और विजय राय जी हैं, लम्ही के संपादक विजय राय जी हैं। और बैठे हुए कौन लोग हैं याद नहीं आ रहा मुझे, मैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जो चेयर पर बैठे हैं लोग जी, लेकिन जो खड़े हैं जी एक साथ 4 लोग, उनके बारे में बताया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगला एक और चित्र देखते हैं। जी यह 2022 गत वर्ष का ही है, इलाहाबाद का ही हाँ, है। 2022 तो इसमें लिखा ही है। ये गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ था, उसमें एक ही सत्र में ममता जी के साथ शामिल होने का मुझे अवसर मिला था, तो हम और ममता जी हैं। वाह वाह। और जिसमें एक इलाहाबाद जो कब प्रयागराज हो चुका जी था, मैं तो इलाहाबाद बोल रहा हूँ लेकिन बैनर देख कर याद आया कि नहीं ये तो प्रयागराज हो गया है। बिल्कुल 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 जी। तो और यह एक बिल्कुल नवीनतम चित्र जिसकी चर्चा उन्होंने। ये तो बहुत ताज़ा चित्र है। ये 28 अक्टूबर को हंस का जो साहित्य उत्सव हुआ था, उसमें मैं गया था यहाँ लखनऊ से, और ममता जी से मिलना हुआ। ममता जी हैं, मैं हूँ, और मीना झा ममता जी की पड़ोसिन हैं, उनकी दोस्त हैं। अमूमन गोष्ठियों में दोनों लोग साथ साथ आते हैं। तो ममता जी, उनके बगल में मीना जी, और ये मैं खुद हूँ। जी तो अंत में मित्रों, यह एक फीचर का एक छोटा सा सत्र रहा और बड़ा अच्छा लगा अखिलेश जी कि आप जुड़े और बड़ी ही सहजता के साथ और धारा प्रवाह आपने ममता कालिया जी की इस रचनात्मक दुनिया पर अपनी बात रखी। अच्छा लगा। और जो बात आप कह रहे थे कि कैसे भी इतना लिखती हैं फर्राटे से और क्षिप्रता से, और एक साथ 2-3 किताबों पर काम कर रही होती हैं, तो जब भी हमारी भी बात उनसे होती है तो यह बात किसी न किसी संदर्भ में यह बात आ जाती है कि उन्हें रात को अनिद्रा की मतलब समस्या है। लेकिन इसको समस्या कहना भी शायद ठीक ना हो। वे कह रही थी एक बार मुझसे कि उन्हें इतने 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 तरह के ख्याल आते रहते हैं कि लगता है कि इनको दर्ज ना करूं तो ये छूट जाएंगे, सुबह तक मैं बहुत कुछ भूल जाऊंगी। तो यह जो एक ईमानदार लेखक की जो बेचैनी है कि हम सभी के भीतर वे ख्याल आते रहते हैं और लगता है कि उन्हें हम अधिक से अधिक दर्ज करें, करते भी हैं, मगर बहुत सारी चीजें छूटती रहती हैं, छूटेंगी ही। ममता जी से भी छूटती होंगी, मगर एक जो उन विचारों के पीछे, उन आइडियाज के पीछे दौड़ते रहने की जो एक रचनात्मक कोशिश है, कहीं न कहीं स्वास्थ्य को भी उस पर बलि देते हुए, एक तरफ स्वास्थ्य को भी दरकिनार करते हुए, तमाम जो हिदायतें हैं उसको एक तरफ रखते हुए वे ममता कालिया जी कर रही हैं। यूं ही ममता कालिया जी आगे लगातार एक के बाद एक कई कृतियां हमारे बीच लाती रहें, यही शुभकामना है। आज का यह उद्घाटन वक्तव्य रहा ममता कालिया जी पर एकाग्र का, और उनसे गहरे जुड़े, लंबे समय से जुड़े हुए और उनके गहरे अध्येता, उनके संपादक अखिलेश जी को आज हम लोगों ने उन पर सुना, तो अच्छा लगा। और एक बार पुनः अखिलेश जी आपका हार्दिक धन्यवाद, तमाम मित्रों का शुक्रिया जी। और साथियों, इसी के साथ आज की यह कड़ी समाप्त होती है। ममता कालिया जी पर एकाग्र की दूसरी कड़ी में हम मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।